तेल, गैस और बिजली की कीमतों को मार्केट के जरिए तय करने की इजाज़त देनी चाहिए। अयूब खान ने मुल्क को करप्शन से पाक करने के लिए क्या इकदाम किए थे? क्या प्लान कामयाब रहा? पाकिस्तान निजकारी में नाकाम क्यों? जंग कॉलम्स। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी अपने कॉलम बउनवान मईशत की दुरुस्ती में लिखते हैं कि पाकिस्तानी मईशत बदहाली का शिकार है और उसे तंजीम नौ की सख्त ज़रूरत है। मुल्क को मालियाती इस्तेहकाम और निजी सरमायाकारों की वापसी दरकार है। ये तवील मुद्दती अहदाफ सिर्फ ऐसे पॉलिसी फ्रेमवर्क के ज़रिए ही पूरे किए जा सकते हैं जिसका दौरानिया एक फ़र्द या सियासी जमात की आइनी मुद्दत का पाबंद ना हो। कई साल माहिरीन तवानाई और टैक्स के शोबे में इस्लाहात और मालियाती पॉलिसी की बेहतरी पर जोर दिया है। अगरचे माहिरीन इक्तसादियात का नुक्ता नज़र बाज़ औक़ात सियासतदानों से मुख्तलिफ होता है, लेकिन कोई भी माशी हिकमत अमली कामयाब नहीं हो सकती अगर उस पर अमल दरामद सियासी तौर पर मुश्किल हो। लेकिन पाकिस्तान में सियासतदान और दीगर रहनुमा सियासी मुश्किलात या अवामी रद्दअमल का हवाला देकर नागुज़िर इक़्तिसादी फ़ैसलों को तवातुर से मुलतवी करते नज़र आते हैं। पाकिस्तान का टैक्स टू GDP का तनासुब 10.3% के करीब है। इसे 15% तक बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान को सरमायाकारी को राग़िब करने की ज़रूरत है। 1990 की दहाई में रियासती मिल्कियत में लिए जाने वाले कारोबारी इदारों का हुकूमत पर बहुत भारी बोझ है। इस बोझ से निजात हासिल करने के वक्तन फ़वक्तन मुतालबात किए जाते रहे हैं, लेकिन यह अमल तसलसल से महरूम रहा। ये कारोबार निजी शोबे में ज़्यादा मौसर तरीके से चलाए जा सकते हैं और गैर मुल्की ख़रीदार इनमें से बहुत सी चीज़ें बखुशी हासिल करेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला हासिल होगा। ऐसे ही कुछ कारोबारी इदारे बरस हा बरस से खसारे में हैं और मुस्तकबिल बईद में भी उनके रियासती इंतज़ाम के तहत नतीजा खैज़ बनने का इम्कान नहीं है। कुछ इदारे ऐसे हैं जिन्हें बंद करने और उनके असासों को वहाँ से निकाल कर दूसरे ज़्यादा पैदावारी इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत है। दीगर ममालिक ने कामयाबी से निजकारी की है। पाकिस्तान ऐसा करने में नाकाम या पीछे क्यों रहा है? ज़्यादातर ममालिक में ईंधन की कीमतों का तयन मार्केट करती है। पाकिस्तान को भी इससे मुस्तस्ना नहीं होना चाहिए। जब ईंधन की बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफा होता है, सार्फिन को ज़्यादा कीमतें अदा करनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जब कीमतें गिरती हैं तो उन्हें कम लागत का फ़ायदा होना चाहिए। मौजूदा तर्ज़ अमल ये है कि हुकूमत तवानाई की कीमतें तय करती है। जब आलमी तेल और गैस की कीमतें गिरती हैं तो ये सरचार्जिस के ज़रिए अपने दायमी महसूलात के खसारे को पूरा करने की कोशिश करती हैं और इन कीमतों में इजाफे पर सार्फिन को सब्सिडी देती हैं। हुकूमती रहनुमाओं का ख्याल होता है कि तेल, गैस और बिजली की कम कीमतें उन्हें मकबूल बनाती हैं, जबकि ज़्यादा बिलों के नतीजे में अवामी एहतजाज होता है। लेकिन कीमतों को मसनूई तौर पर कम रखने में सब्सिडी शामिल है, जो मईशत को चलाने की राह में मज़ीद मसाइल पैदा करती है। ये सब के लिए बेहतर हो सकता है अगर हुकूमत अपनी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा बराह रास्त टैक्सों से हासिल कर ले। फ़िलहाल सार्फिन पर बोझ डालने वाले सरचार्जेस को ख़त्म कर दे और ईंधन और बिजली की कीमतों को मार्केट के ज़रिए तय करने की इजाज़त दे दे। पाकिस्तान ज़्यादा नोट छाप कर अपने बजट खसारे को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि नोट छापने से अफरात ज़र बढ़ जाता है। वफाकी हुकूमत और सूबों को ऐसे तरीक़ेकार पर मुत्तफ़िक होने की ज़रूरत है जो मालियाती ज़िम्मेदारी के वादों के नफाज को यकीनी बनाए। कौमी मालियाती सूरत हाल को इससे कहीं ज़्यादा वाज़ेह होने की ज़रूरत है जितना कि अक्सर दिखाई देती है। बरामदात को बढ़ाने के लिए मुश्तरका कोशिशें दरकार हैं। 1960 की दरसी कुतुब आपको बताएंगी कि पाकिस्तान कपास की मसनूआत, चावल, चमड़े के सामान, आलात जराही और खेलों के आलात का बरामद कुनंदा है। दरियासना हमारा पड़ोसी भारत, जिसकी 50 साल पहले बरामदात की फ़हरिस्त ऐसी ही थी, लेकिन अब यह साफ़शुदा पेट्रोलियम, पॉलिश शुदा हीरे, तैयार अद्वियात, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जेवरात भी बरामद करता है। पाकिस्तान की कारोबारी बिरादरी बरामद करने के लिए नई मसनूआत अपने मफाद में नहीं पाती। सिर्फ माशी तरगीबात ना कि वाज़ व नसीहत इस सूरत हाल को बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को बांग्लादेश की तरह वैल्यू एडेड गारमेंट्स की तरफ जाने की तरगीब दी जानी चाहिए। एडम स्मिथ, जिसे माशियात का बाप समझा जाता है, उसने माशियात के 3 बुनियादी कवानीन की निशानदही की: ज़ाती मफाद का कानून, मुसाबकत का कानून और तलब व रसद का कानून। इनकी बुनियाद पर यह समझना ज़रूरी है कि सरमायाकारी और कारोबारी फ़ैसले सरमायाकारों के ज़ाती मफाद की बुनियाद पर किए जाएंगे। मुनसिफाना मुसाबकत मईशत को मज़ीद मौसर बनाएगी और अशिया और खिदमात की कीमतों का तयन तलब और रसद की बुनियाद पर किया जाएगा।
حکومت کا کردار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تاجروں کو لیکچر دے کہ سرمایہ کاری کرنا یا ٹیکس ادا کرنا ان پر حب الوطنی کے حوالے سے فرض ہے۔ ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے جس میں پاکستان میں سرمایہ کاری اور ٹیکس ادا کرنا سرمایہ کاروں اور تاجروں کے اپنے مفاد میں ہو۔ فی الحال وہ طاقتیں انتظامی اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہی ہیں، جیسے اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جس کے نتیجے میں محصولات میں نقصان ہوتا ہے، ضروری اشیاء کی ذخیرہ اندوزی جو مصنوعی طور پر سپلائی کو محدود کرتی ہے اور قیمتوں کو بڑھاتی ہے، اور بدعنوانی جو سرمایہ کاری کو کم کرتی ہے۔ حدود معاشی نمو اور مسابقت کے ساتھ ساتھ حکومتی اخراجات کی تشکیل پر بھی نقصان دہ اثر ڈالتی ہے۔ ان اقدامات کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن اس عمل کی حدود کو ذہن میں رکھنا ہوگا کیونکہ صرف یہی کافی نہیں۔ اکتوبر 1958 میں پاکستان کا پہلا مارشل لا لگانے کے فوراً بعد فیلڈ مارشل ایوب خان نے بھی ملک کو بدعنوان عناصر سے پاک کرنے کے لیے ایسے اقدامات کا آغاز کیا تھا۔ 10 سال بعد اپنی سوانح عمری فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں اس نے بتایا کہ کریک ڈاؤن نے معیشت کو کیوں تبدیل نہیں کیا۔ فیلڈ مارشل کے مشاہدات آج کے ماحول میں بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایوب خان کے مطابق جو بات فوجی افسران کو سمجھ نہیں آئی وہ یہ تھی کہ سول ایکشن قانون کی حدود سے مشروط ہے اور انہیں مختلف عوامی آرا کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ میں انہیں 2 فوری اقدامات کے نتائج بتاؤں گا جو ہم نے انقلاب کے پہلے دنوں میں کیے تھے۔ ہم نے مارشل لا کے 2 ضابطے بنائے، ایک نے اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ کو مجرمانہ جرم قرار دیا اور دوسرے نے بلیک مارکیٹنگ پر سخت سزائیں دیں۔ ان اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ مٹھائیاں 1.25 روپے فی کلو گرام فروخت ہونے لگیں اور کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ مکمل طور پر ختم ہو گئی، لیکن 15 دنوں کے اندر تمام اسٹاک ختم ہو گئے اور کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ابتدائی طور پر زبردست جوش و خروش پایا گیا اور ہر ایک نے کراکری، کٹلری اور گھڑیاں انتہائی مناسب قیمتوں پر خریدنا شروع کر دیں، لیکن ایک بار اسٹاک فروخت ہونے کے بعد ان کا متبادل کچھ نہیں تھا۔ تاجر کو دوبارہ سرمایہ کاری کرنے کی کوئی ترغیب نہیں تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔